देव देखना। चलो इधर हम लोगों ने कल प्रोबेबिलिटी का पूरा कंसेप्ट समझा था, डालूं ठीक है, कि ये कंडीशनल है या बेस से होगा या थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से होगा या प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन से होगा, किससे होगा। अब पहला ही क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ आपको मतलब इंट्रो कराने के बाद, एक ऐसा क्वेश्चन लिया गया है, चलो आप लोगों ने पढ़ भी लिया है ना, तो बेटा ये कंडीशनल से होगा ना ये बेस से होगा ना ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से होगा ना थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से होगा ना ये रैंडम वेरिएबल से होगा। अब सर 12th में यही तो है, तो अब जान लो प्रोबेबिलिटी का स्टडी करने के बाद मैंने एक चीज़ डिसाइड करी, मैंने कहा बच्चों को ये बताते हुए 11th के कंसेप्ट भी आएंगे और ये 12th क्लास में बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब दिक्कत है क्योंकि जैसे ही 12th क्लास के पेपर में प्रोबेबिलिटी देखी हमने, तुरंत दिमाग में आया कि ये किससे सॉल्व होगा, और जब देखा ये तो भाई किसी से भी सॉल्व नहीं हो रहा। क्यों? इसमें कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है, पहली बात तो कंडीशनल खत्म, और जब कंडीशनल नहीं है तो बेस भी नहीं होगे। और मल्टीप्लिकेशन में क्या था कि जब दो इवेंट एक साथ होते हैं, यस और नो, और वहां पे क्या होता है विद रिप्लेसमेंट आए या विदाउट रिप्लेसमेंट आए, खत्म, कोई चर्चा ही नहीं, इसकी रैंडम वेरिएबल तो खैर है ही क्या। तो अब सर कैसे होगा ये, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं 12 का, पिक्यूलियर क्वेश्चन होते हैं जहाँ 11th क्लास का कंसेप्ट भी हम लोग यूज कर देते हैं। क्या चमका, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, बोर्ड में ऐसा होता है, क्या हम लोगों ने ये क्वेश्चन क्लास 9th में शायद सॉल्व किए थे, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना रैशनल नंबर, लेकिन ये 10th क्लास में भी आ जाता है, तो आप उनसे मना नहीं कर सकते। तो पहला ही क्वेश्चन मैंने डिसाइड किया कि भाई बच्चों को बताया जाए कि ऐसा नहीं, 11th के बेसिक्स हैं जो आ सकते हैं 12th क्लास में। चलिए अच्छा, दूसरी बात, चलो ये भी पता लग गया सर ये 11th के कंसेप्ट से होगा। सर इसकी हिंदी समझ नहीं आ रही, इसकी बहुत से बच्चों को हिंदी समझ नहीं आ रही, तो देखते हैं हिंदी क्या है इसकी, पहले समझते मतलब इसका मीनिंग क्या। कह रहे हैं कि ए एंड बी थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस टर्न वाइड, मतलब दो दोस्त हैं, मैं आपको इसे देसी तरीके से समझा दूं, दो दोस्त हैं ए और बी, उसके भी हाथ में दो डाइस हैं और इसके हाथ में भी दो डाइस हैं, टर्न वाइड में एक एक करके वो दोनों डाइस को एक साथ थ्रो कर रहे हैं। जैसे सपोज मैं और पंकज मान लो, ठीक है, तो मैंने भैया ये दो डाइस फेंक दी, कुछ भी आया नंबर उसका, अगला नंबर किसका, पंकज का, पंकज ने भैया फेंका, फिर अगला नंबर, ऐसे ही खेल चल रहा है। आगे कह रहे हैं द फर्स्ट टू थ्रो 9 इज अवॉर्डेड अपराध, जैसे किसी जिस भी पहले आदमी ने फेंका, किसी ने भी फेंका, तो दो डाइस जमीन पे गिरी हैं, उन दोनों के ऊपर का जो सम है अगर वो 9 हो जाए, तुरंत दिमाग में आएगा सर सम कहाँ बोला गया है, 9 है। अरे गधों ये बताओ डाइस में सबसे मैक्सिमम नंबर क्या होता है, 6 से बड़ा तो होगा नहीं, तो अंडरस्टूड है कि दो डाइस के ऊपर जो नंबर आएंगे ना उनका सम 9 हो, उसको क्या मिलेगा, इनाम मिल जाएगा। क्या बात समझ आ रही है? जैसे सपोज मेरे हाथ में था डाई और मैंने भैया फेंक दिया, एक पे मान लो 3 आ गया और एक पे मान लो 6 आ गया, मुझे इनाम मिल गया। क्या मिला उसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है, लेकिन इनाम मिल गया, ठीक है पंकज भैया। चलिए यहाँ तक समझ में आए, पक्की बात है ना, ठीक है। फिर कह रहे हैं ये खेल स्टार्ट किया ए ने कहा भैया नहीं सबसे पहले हम फेंकेंगे क्योंकि अल्फाबेट में हम सबसे पहले आते हैं, तो उन्होंने कहा चलो हम फेंकते हैं, ठीक है। तो ए ने गेम स्टार्ट किया, फिर क्या है सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज ए, मतलब ए जो है वो प्राइज जीत जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 9/17 पहले से ही गिवन है, बट ये प्रूफ करो, ये क्या है, ये प्रूफ करो, ऐसा बताया गया कि 9/17 आएगा, इसे प्रूफ करो। तो अब सुनो बेटे ध्यान से, अगर दो डाई फेंकी गई हैं और उनके ऊपर सम 90 आ जाए, तो एक बात सुनना, क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 3,6, 4,5, 5,4 और 6, पक्की बात है। ये चार ही ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनका सम करने पे आंसर कितना आएगा, पक्की बात है, क्योंकि तभी तो इनाम मिलेगा इसमें। अच्छा, और ये तो चलो कोई भी है, और टोटल सैंपल स्पेस में कितने नंबर्स होंगे, 36, अगर दो डाई को फेंका, पक्की बात है। इनाम कब मिलेगा, जब उनका सम 19 आ जाएगा, ठीक है। क्या बात आई समझ में? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक प्रोबेबिलिटी इवेंट का नाम ई दिया, और आपसे बोला गया गेटिंग अ प्राइज, प्राइज कब मिलेगा, जब इन चारों में से ही कोई एक आएगा, तो 4/9, 4/36, यस और नो मानसी, इनाम कब मिलेगा, जब इन चार में से कोई भी एक आएगा, तो 4/36 आने का इनाम जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या, 4/, ठीक है। और एक दे दिया नॉट गेटिंग अ प्राइज, मतलब इनाम नहीं मिल रहा है, 1 से माइनस कर दो यार,
तो क्या आएगा, ठीक है। अब देखना धमाकेदार क्वेश्चन है ये, बड़ा है तो सिंपल है। यहाँ तक कोई बात समझ आई कि सर आपने गेटिंग अ प्राइस को इवेंट क्यों लिया? अरे भैया उसी की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, ठीक है, तो हमने ले लिया। इनाम कब मिलेगा उसे? जब इन 4 में से ही कोई एक आएगा। अब खेल किसने स्टार्ट किया है? ए ना। तो मैं समझाता हूँ, देखो इसको एकदम रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ए बी ए बी ए बी, कब तक चलेगा? अप टू सो ऑन इनफाइनाइट टाइम। अब ए ने स्टार्ट किया, ए ने कहा भैया हम फेंकेंगे। तो सुनो, ए के जीतने की मतलब प्राइज जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सारे बच्चे बड़े ध्यान से समझेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ए ने फेंका और पहली बार में इनाम जीत जाए? पॉसिबल है ना ये? क्या पता उसने फेंका और उसके भैया एक पे 6 आए, एक पे 3 आए, इनाम जीत गया वो। ये भी पॉसिबल है, यस और नो? लेकिन ये भी पॉसिबल है, हो सकता है ए ने फेंका नहीं जीता, अगला चांस उसे इसके बाद मिलेगा, और क्या होता है इसमें जीत गया, ये भी पॉसिबल है। और क्या पता ये हो कि यहाँ भी हारे, यहाँ भी हारे, यहाँ जीते, ये भी तो पॉसिबल है ना, यस और नो? क्या मैं समझा पा रहा हूँ? समझो ना बात को कि ए के हाथ में डाई है, ए ने स्टार्ट किया, हो सकता है ए पहली बार में जीत जाए तो खेल खत्म हो गया। हो सकता है पहली बार हार जाए तो तीसरी बार जीतेगा, तीसरी बार हार गया तो 5वीं बार, ऐसे कब तक? इनफाइनाइट टाइम तक, यस और नो? मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, पकड़ लेना जरा। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, सारे बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। जब मानसी बेटा देखना, दिख रहा है ना, ए गेट फर्स्ट प्राइज, जब पहली बार ए ने जीत लिया, जब ए गेट्स प्राइज करते थे, चलो जब ए स्टार्टिंग में ही जीत गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या? 1/9, यस और नो? साइलेंट कर दो, ठीक है। फर्स्ट थ्रो में जीत सकता है। अच्छा, अगर फर्स्ट में नहीं जीता फिर वो कब जीतेगा? थर्ड में जीतेगा, क्योंकि सेकंड किसका है? बी का है। और ए गेट्स प्राइज इन थर्ड थ्रो, यस और नो? अब सुनो, यहां पे नहीं जीता और बी का हमें मतलब, हमको तो ए से मतलब है, यहाँ पे भी नहीं जीता, अब इस पर जीता होगा। जब ए पर नहीं जीता, ए ने इनाम नहीं जीता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी का 8/9। और यहाँ पर भी ए ने इनाम नहीं जीता, 8/9। मान लो यहाँ पर जीत लिया तो 1/9। समझो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेंशन ना लो, समझो। इसमें पॉसिबिलिटीज बनती, मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं, 11वीं क्लास में था कि एक कॉइन को तब तक फेंको जब तक हेड ना आ जाए। तो अगर याद आ रहा होगा, वो इनफाइनाइट टाइम तक चलता जाता था, तो उसी से रिलेटेड है। इसको यार रियल लाइफ से कनेक्ट करो, टफ नहीं है। हो सकता है ए पहले थ्रो में ही जीत जाए। ए गेट्स प्राइज फर्स्ट थ्रो, मैं चलो लिख देता हूँ फर्स्ट थ्रो, पॉसिबल है ना ये? या फिर अगर ऐसा नहीं हुआ तो तीसरे में जीतेगा। तो तीसरे में तभी तो जीता होगा जब पहले में हारा होगा, और पहले में हारा मतलब नॉट गेटिंग प्राइस 8/9, दूसरे में भी हारा 8/9, तीसरे में जीता। या फिर ऐसा रहा होगा कि ए गेट्स प्राइज इन फिफ्थ थ्रो, और फिफ्थ थ्रो का मतलब यहाँ भी आ रहा, यहाँ भी आ रहा, यहाँ भी आ रहा, यहाँ जीता। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 8/9 की पावर 4 इंटू 1/9? यस और नो? ऐसे कब तक? इनफाइनाइट तक। ऐसे कब तक? इनफाइनाइट तक। बट हमको चाहिए क्या? इसकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज ए, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। गेटिंग अ प्राइज अब क्या क्या है? 1/9 प्लस 8/9 का होल स्क्वायर इंटू 1/9 प्लस 8/9 की पावर 4 इंटू 1/9 अप टू सो ऑन। यही तो वैल्यू हमको फाइंड करनी है, यस और नो? अब इसका सम फाइंड करना है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, क्या ये जीपी बन रही है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्लास 11 चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। तो हमको बताया गया था अगर जीपी इनफाइनाइट टाइम्स तक जाती है तो उसका फॉर्मूला होता है a/1 - r। अगर याद आ रहा हो थोड़ा बहुत, a/1, अदरवाइज आप कहेंगे सर हमने तो ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, a1 - r, ये सर इस टाइप का पढ़ा था। ये भी होता है, लेकिन ये तब होता है जब इनफाइनाइट नहीं होता। जब इनफाइनाइट टाइम का होता है तब डायरेक्ट हम इस फार्मूले को लगा देते। तो a यहाँ पे क्या होता है हमारा? फर्स्ट नंबर क्या? 1/9। r क्या होता है? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं? इसका इसके साथ डिवाइड करो तो क्या बचेगा? होल स्क्वायर। यस और नो? ठीक है, तो चलिए बस अब आंसर आ गया 1/9, 8 × 8 = 64/3,
81 एलसीएम आए 81, 81 माइनस 64, ये जाएगा इसके पास और ये जाएगा इसके पास, तो 81 इंटू 1 और 9 इंटू 17, तो ये आंसर आ गया 9/। बट आप कंसेप्ट पे समझो, कंसेप्ट पे जाओ। अगर लग रहा है सर अभी भी समझ नहीं आया, प्लीज़ बोल देना। आप ये मत सोचो कि टफ है, या आप पूछिए, डाउट पूछो ना। हो सकता है बंदा पहली बार में जीतेगा, नहीं तो तीसरी बार में जीते, क्योंकि टर्न बाई टर्न है ना। अगर ए ने फेंका तो अगला नंबर बी का है, फिर ए का है, फिर बी का, फिर ए का। डाउट बताइए। हाँ के बाद आपने फिर 8/9 लिखा है ये, हाँ हाँ यहाँ पे, ये तो पर एक बी का आएगा ना, बी की तो आंसर। ए ने कौन से थ्रो पे जीता, हमको बी से मतलब ही। इनका डाउट ठीक है कि सर बी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन की बात ही नहीं, और बी हारे जीते। हमको पूछा किसका, ए का। ए इनाम जीते, बी अगर यहाँ पे जीत भी गया ना, बी से हमें मतलब ही नहीं, क्योंकि अगर सपोज बी यहाँ जीत गया तो अगला नंबर आएगा तो ए का ही। हमको तो ए से मतलब है ना। बी की बात हो रही है, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी, ए की पूछी है, हमको मतलब ए से। समझो ए मतलब तो समझो, ए यहाँ पे हार गया 8/9। अब बी यहाँ जीता या हारा, हमने जो प्रोबेबिलिटी लेट की है वो सारी ए की लेट की हैं, ठीक है। तो बी से हमें कोई मतलब ही नहीं है यार। अगर बी यहाँ जीता, समझो आप कह रहे हो सर 8/9 कैसे आया, बी सपोज यहाँ जीता, लेकिन ए तो हार गया ना। हमको मतलब बी यहाँ जीते या हारे में से मतलब ही नहीं है कोई, हमको मतलब है ए से। ए या तो यहाँ जीतेगा या फिर यहाँ जीतेगा। अगर ए यहाँ जीता, इसका मतलब ये दोनों जगह ए हारा है। खत्म करो इस चीज को, ठीक है, पक्की बात है। यस और नो। करण तुम भी पूछो, हो सकता है कोई डाउट आ रहा हो दिमाग में यार। हाँ ये फॉर्मूला है तो होता है ये, आप जाएंगे 9.4 में मिलेगा, क्लास 11। सर 11 की बात मत करो, इसीलिए मैंने पहले ही लिख दिया, वरना मैं ये पूछ भी सकता था आप लोगों से, लेकिन मुझे पता है मैंने ही पढ़ाया था आप लोगों को 11th में कैसे 11th गई है, ठीक है। चलो लिख लो इसको। अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो देखो, चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं ए और बी आर 2 ऐसे इवेंट्स हैं जो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। जैसे ही पता लगा कि कोई भी इवेंट अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब उनका ये वैल्यू पी ए इंटू ये हमको गिवन है भैया, इसका हम यूज़ कर सकते हैं इसको सॉल्व करने में, ठीक है सर। फिर कह रहे हैं सच दैट, इसकी जो वैल्यू है ये पी डैश बोल दो, इसको डैश लगा दो या बार लगा दो, एक ही बात है, ठीक है। तो मैं अब डैश लगा के सॉल्व करूंगा, क्योंकि 11th क्लास में डैश ही पढ़ा था, बट बुक में इस तरीके से था। चलिए अच्छा, अब इसका एक फॉर्मूला होता है मानसी बेटे, वो ये होता है। अब आप कहेंगे सर ये कहाँ से आ गया, बोलो कितने बच्चों को ये फॉर्मूला पता है। क्लास 11 चैप्टर 1, 11th की बात मत करो सर। तो देखो अब मैं आपको बताता भी हूँ, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद होता तो भी हम लोग कैसे 1 मिनट के अंदर हम लोग इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। देखो कैसे, जल्दी से जिन बच्चों को डाउट हो रहा है कि सर हमको नहीं पता ये आपने कैसे कर दिया, सपोज ये ए है और ये बी है, इसके लिए वेन डायग्राम बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। कह रहे हैं ए डैश मतलब ए ना हो, यस और नो, ए ना हो, तो ए ना हो तो यही तो होगा, यस और नो। और बी मतलब पूरा, यस और नो। कह रहे हैं ए डैश ये रहा और बी पूरा, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो यही तो कॉमन है केवल, यस और नो, इतना ही पोर्शन तो कॉमन है। और इस पूरे पोर्शन को ऐसे लिख सकते हैं कि पूरे बी में से कॉमन को माइनस कर दो। क्या बताइए समझ में। तो ये कंसेप्ट है जो हम लोग समझ सकते हैं, तो आपको ये इस तरीके से हो जाएगा। क्या चमका, अगर याद नहीं है तो भैया चलिए आ जाइए। तो ये पी वी, इसको लिखेंगे पी ए इंटू पी वी, क्योंकि ये तो भैया गिवन है हमको। चलिए तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया, पी वी, तो अंदर बच्चा 1 माइनस, यस और नो। ऐसे ही दूसरे वाले को सॉल्व करो, ऐसे किया आपने, गुड। यहाँ पे क्या होगा, पी ए में से माइनस करेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी, नहीं यार बात नहीं करो भाई, पी वी, यहाँ से क्या कॉमन आएगा 1 माइनस। अच्छा और एक चीज़ सुनो, इस इन सब की वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी 2/15 और इसकी। अब एक बात सुनो, आपको देखो समझाने के लिए ये थोड़ा सा इसको
इस क्वेश्चन को मैं क्लास 9th या 10th का बना देता हूँ। अब आप लोग कर लोगे, कंसेप्ट खत्म प्रोबेबिलिटी का। तो सुनो क्या, आपको समझाने के लिए मान लो जो पीवी है ना, क्या है पीवी, आपको चलो मैं लिख भी देता हूँ। पीवी को लेट कर लो वाई और पीए को लेट कर लो थोड़ी देर के लिए एक्स, ठीक है, समझाने के लिए सारे बच्चे समझेंगे। तो पीवी की जगह वाई और पीए की जगह पीए की जगह पीवी की जगह। अब एक बात सुनो, इक्वेशन हमारे पास कितनी होगी सर, एक्स और वाई। तो क्या एक्स और वाई निकाल नहीं लेंगे, और एक्स और वाई ही तो पूछा गया था। अब मतलब कहने का मीनिंग है अब लॉजिक खत्म हो गया इसका, अब लॉजिक नहीं बचा, केवल अब ये क्लास 9th और 10th के लेवल का क्वेश्चन बन गया। चलो फिर भी हल्का फुल्का सा बता देता हूँ आपको मैं, ठीक है सर। अगर मैं आपसे कहता हूँ डियर यहाँ से आप लोग एक्स की वैल्यू निकालो, तो क्या होगा, यही तो आएगी एक्स की वैल्यू, और ये एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो। क्या चमका पंकज, लेकिन बेटा बोर्ड में आप ऐसे मत करके आना, ये केवल मैं समझा रहा हूँ, वरना तुम भी ऐसे सांप सीढ़ी मत करना, क्योंकि यार मैं बता रहा हूँ बहुत से अच्छे होते हैं जैसा लिखा वैसे ही छाप लेते हैं। अब सुनो पंकज, यहाँ पुट करो तो ये क्या होगा 2/15, वाई तो ये रहा, 1 एक्स की वैल्यू क्या है, ऐसा ऑर्डर हटना पड़ेगा थोड़ा सा, इधर जाओ उधर थोड़ा सा। चलो अब सुनो, क्या कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए 2/15 एल्स, क्या करो यार, एलसीएम कितना आया, पक्की बात है। अब तो केवल कैलकुलेशन मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन बताना इसलिए पड़ रहा है भैया। तो 6 माइनस 6y माइनस का 1/6 माइनस 6y, क्या चमका 2/15, ऊपर बचा 5 माइनस 6y/6 मान। अब कर दो क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर, 15 का इसके साथ, तो 2 6 12, 12y, 15 5 75 y माइनस, पक्की बात है जी। तो ये इधर लेके आओ 90y², और ये हाँ 2 वैल्यू आएंगी बिल्कुल, ये सही बोला जिसने बोला, 2 वैल्यू आएंगी इसमें, माइनस का 87y प्लस का 12। अब मुझे ऐसा लग रहा है 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 30y², 3 6 3 27y, ठीक है। अब एक बात सुनो, अब इसके क्या हमको करना भैया, फैक्टर करना। जब मैं पूरा सॉल्व किया, इतना सॉल्व किया, तो मैं पूरा कर ही देता हूँ। अच्छा 30 चौक 120, 12 नहीं यार 120, 29 24 24 24 24, रुक जाओ, ठीक है। 24 में 5 ऐड करेंगे 29 आएगा, और 24 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा, ठीक है। ये आप लोग बच्चे को कर लोगे। 6y तो 6 पंजे 30, -1 कॉमन लिया, मानसी दिख रही है, ठीक है। तो एक बार इसको रखो 0 के, y की वैल्यू आएगी 4/5 और एक आएगी 1/6, पक्की बात है, यस और नो। अब ये जो y की वैल्यू आई है 4/5 और 1/6, y बोले तो pv की वैल्यू निकल गई, 2 वैल्यू आई। अब एक एक करके एक बार y की वैल्यू यहाँ पुट कर देना भैया, x निकल जाएगा, एक बार 1/6 करोगे तब x निकल जाएगा, तो ये हमारा p और pv की वैल्यू निकल के आ जाएंगी। इसमें यहाँ के बाद से केवल और केवल कैलकुलेशन थी क्लास 10th की, कंसेप्ट जो था ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बस इसका ही सारा खेला था बस। इसकी जगह जी बेटे, इंटरसेक्शन PA डैश इंटरसेक्शन B की जगह PA इंटरसेक्शन इनटू PB की कर देंगे ना, फिर PA इंटरसेक्शन की 1 माइनस PA हो जाएगा, एक ही आ जाएगा, एक ही आ जाएगा, कोई नहीं कोई नहीं, कोई डाउट, कोई डाउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेरी चलो देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आ गया, देखते हैं। कह रहे हैं कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड निकाले जा रहे हैं। सुनो, 2 कार्ड निकाले जाए, इवेंट कितने होगा 2, पक्की बात है। 1 आफ्टर अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, जादौन बताएगा। जादौन जैसे ही देखा हमने विदाउट रिप्लेसमेंट, किसका क्वेश्चन बन गया ये,
मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, पक्की बात है, क्योंकि जब एक से ज़्यादा इवेंट होते हैं और विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट आता है तो एक्सरसाइज 30.2 का क्वेश्चन बन गया, उसी का कंसेप्ट लगेगा इसमें। चलिए देखते हैं, कह रहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम इज अ क्वीन एंड अदर इज अ किंग ऑफ अपोजिट कलर। लॉजिक तो बस इन्होंने एंड में लगा दिया, अपोजिट कलर। अब देखो यार, ध्यान से समझे, ध्यान से समझे, कलर की जैसी बात की तो थोड़ी देर हम लोग पत्ते खेलते हैं। चलो इधर देखो, 52 डेक ऑफ कार्ड्स, यस और नो, ये 2 कलर के होते हैं, 26 होते हैं ब्लैक और 26 होते हैं रेड, और जो ब्लैक होते हैं फिर ये 13 पार्ट्स में क्या होते हैं डिवाइड, BSC, एस बोले तो स्पेड्स, और ये क्या होता है क्लब, और फिर ये 13 डायमंड और हार्ट। अब एक का मैं बताता हूँ, हर किसी में एक क्या होता है किंग, एक क्या होता है भैया क्वीन, और एक क्या होता है जैक, और एस मतलब इक्का दुक्का दहला दक, पक्की बात है। ऐसे ही इन सभी में ये होते हैं, क्या चमका, ठीक है सर। अब सुनो ध्यान से, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होगा, 2-3 लाइन में आंसर आ जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं कि भैया 2 कार्ड निकाले गए हैं, ठीक है, तो बोल रहे हैं वन आफ्टर अदर, मतलब एक के बाद एक निकाला गया, दोनों एक साथ नहीं निकाले गए, ठीक है सर। और विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब 52 डेक ऑफ कार्ड्स हैं, एक कार्ड निकाला, जैसे ही आप दूसरा कार्ड निकाल लेंगे तो उस वाले कार्ड को दोबारा रिप्लेस नहीं किया है, यस और नो, ठीक है। फिर कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम, उन दोनों में से एक किंग हो और एक क्या हो क्वीन हो, लेकिन डिफरेंट कलर्स के, कलर 2 है ना, कह रहे 2 कार्ड आए, उनमें से एक राजा हो और एक रानी हो, लेकिन डिफरेंट कलर के, मतलब 2 लोगों को एक करना चाह रहा है, 2 रियासतों को जोड़ना चाह रहे हैं। क्वेश्चन का मीनिंग तो यही है, एक राजा हो और एक रानी हो, लेकिन डिफरेंट जगह के, ठीक है। चलिए अब इनका मिलाप देखो, समझो कंसेप्ट, समझो प्लीज। यहाँ पर भी मानसी बेटे केस बनेंगे, समझो जरा क्या, समझो, आपको समझाने की प्लीज, हो सकता है आपको पहले ऐसे ही समझा, ये 2 कार्ड हैं, आप समझो बस कंसेप्ट को। मैंने कार्ड निकाला, ये निकल के आ गई रानी, क्या निकल के आ गई, ये रानी, ठीक है। अब किसी ना किसी कलर की तो होगी, क्योंकि रानी भैया ब्लैक भी हो सकती है और रेड भी हो, यस और नो। तो मैंने देखा यार, मैंने कहा रानी निकल तो आई, लेकिन ब्लैक हैं, क्या ये ब्लैक हैं, तो अगला जो पक्की बात है, अगला जो राजा होगा वो किसका होगा, यस और नो। या फिर उल्टा भी तो हो सकता है, यस और नो। क्या बता, रानी रेड निकल आई, मतलब गुस्से में निकल आई रानी, रेड निकल आई, तो राजा फिर क्या होगा, अरे बोलो ना यार नहीं यार ऐसे नहीं, पक्की बात है। अब समझो, अब इसी को अरे छोड़ यार, बस हो गया तो अब इसी को समझो, आंसर कैसा आएगा। रानी निकाली, रानियां कितनी, 4, रानी कितनी, टोटल कितना है 52। अब सुनो, आपको समझाने के लिए, मान लो रानी निकल आई किसी और कलर की, ऐसे मान लो समझाने को ब्लैक निकल के आ गई रानी, पक्की बात है। अगला जो राजा आएगा वो क्या आएगा, रेड का आएगा, और रेड में राजा कितने, 2 ही तो हुए केवल, यस और नो, तो 2 और नीचे कितना हुआ 51। समझो बात को, क्योंकि जो रानी निकल के आ गई वो दोबारा नहीं जाएगी, यस और नो। जो रानी दोबारा निकल के आई है वो वापस नहीं जाएगी। मुझे अपने पट्टी वाली याद आ गई, जो घर से निकल गया फिर वो वापस नहीं आता, ठीक है। तो या फिर ये वाला केस होगा, तो सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज योर आंसर, क्योंकि या तो ये होगा या फिर ये होगा, समझो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज योर आंसर। ये नहीं आप लोगों का बिल्कुल आएगा, 2 से कट करो, कितनी बार गया 26, फिर 2 से काटो 13, और अब किससे कटेगा ये, 1 आएगा ना, तो बस 4/6। लेकिन सुनो भैया, अरे मैंने ये आपको समझा दिया और पक्की बात है आपको समझ भी आ गया होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये सर लिख के कैसे, लिखने का भी तो कंसेप्ट समझो, क्योंकि ये तो मैंने समझा दिया आपको। अब आपके दिमाग में है कि सर हम लिख के भी कैसे आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको केस बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे, केस, क्योंकि जब ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। तो अरे रुक जाओ ना थोड़ी देर, हटना बेटा जरा। लेट क्वीन इज ब्लैक, और जो किंग होगा पक्की बात है फिर वो क्या अदर कलर होगा, यस और नो,
बताओ ना यार। तो ई एक लो, तो ड्रॉन या ड्रॉ क्वीन इज ब्लैक, और एफ में ले लो राजा को, तो ड्रॉ राजा मतलब किंग, डिफरेंट कलर लिख दो या रेड लिख दो, पक्की बात है ना भैया, यस और नो। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी लिख दो, वो क्या हो जाएगी यार तुम लोग, यस और नो। तो पी मतलब रानी जी आई हैं 4/52। जब अगला राजा आप निकाल लेंगे तो दिमाग में ये पता लगा रानी भाग चुकी है, तो ये कितने हो गए 2/50। ठीक है, ये मतलब तरीके हैं यार लिखने के, सॉरी ये तरीके हैं लिखने के। आप डाउट बताइए बस, राजा रानी पे आप नहीं जाए, आप केवल ये डाउट दो, हाँ सर ये है कि ये थोड़ा सा कम समझ आया। 2 से मल्टीप्लाई, अरे यार कर लो ना, 2 से मल्टीप्लाई करो, बहुत सही बोला तुमने, गुड। ठीक है जी, डाउट चलो हटाना बेटा जरा, चरण पादुकाएं।